नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में छिड़ी एक छोटी सी लड़ाई के बारे में। यह युद्ध पिछले 2 दिनों में इन दोनों देशों के बीच में छिड़ा है। कारण है इसका पानी के ऊपर कंट्रोल। इस झड़प में किर्गिस्तान के 31 सैनिक मारे जा चुके हैं और ताजिकिस्तान ने अभी तक ये नहीं बताया है कि उनके कितने सैनिक यहां पर मारे गए हैं। तो ये काफी डेडली क्लैश था क्योंकि केवल एक दिन के अंदर इतने सारे सैनिकों का मारा जाना जस्ट फॉर अ स्मॉल वाटर डिस्प्यूट ये बताता है कि कितना सेंट्रल एशिया में पानी को लेकर प्रॉब्लम चल रहा होगा। इस पर और चर्चा करने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो जॉइंट बाइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है और 2021 में जो उसका ऑनगोइंग एडिशन है वो कौन सा है, यानी कि 7वीं बार हो रही है, 8वीं बार या 9वीं बार, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। आंसर मैं आपको दूंगा लेक्चर के अंत में। ये लड़ाई कहां पर हो रही है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने से पहले मैं आपको सेंट्रल एशिया का मैप दिखाना चाहता हूं। तो देखिए, सेंट्रल एशिया में सोवियत रिपब्लिक के विघटन के बाद जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज बने थे वो यहां पर मैप में आप देख सकते हैं। पांचों के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए और रफली ज्योग्राफिक लोकेशन भी इनकी याद रखिए। तो कजाकिस्तान जो साइज में सबसे बड़ा है, उसके बाद है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये है किर्गिस्तान और ये है ताजिकिस्तान। अब इन देशों में आप यहां ध्यान से देखो, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो एरिया है जहां पर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं, यहां पर बॉर्डर में डिस्प्यूट है, कई सालों से है, दशकों से है इनफैक्ट, और इसी एरिया में ये लड़ाई अभी छिड़ी है। ये लड़ाई जिस स्थान पर छिड़ी है वो फरगना वैली के पास में है और फरगना वैली जो है, यहां पर जहां मैं माउस का पॉइंटर घुमा रहा हूं, दिस इज द फरगना वैली। इस पे तीनों ही देशों का कंट्रोल है, यानी कुछ कुछ हिस्सा तीनों देशों के पास है और यही लड़ाई का मेन कारण है क्योंकि यहां पर बॉर्डर्स अच्छे से डिमार्केटेड नहीं है। इनफैक्ट आप यहां पर देखेंगे ये व्हाइट कलर के जो बॉर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं, आप मैप पे अच्छे से मेकआउट भी नहीं कर पाएंगे कि बॉर्डर कौन सा कहां पर खत्म हो रहा है किसी का। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लो कि ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान का जो बॉर्डर है उसमें ये लोकेशन है जहां पर अभी मैंने मार्क किया है। इस जगह पर ये लड़ाई, इस जगह पर पानी को लेकर लड़ाई छिड़ी है। ये जो नदी बह रही है यहां पर, इस्फारा नदी, इसके पानी के कंट्रोल को लेकर ये लड़ाई अभी हुई है। 29 अप्रैल को यहां पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच में गोलीबारी होती है जिसमें 31 लोग किर्गिस्तान के मारे गए हैं। ताजिकिस्तान ने अभी तक अपनी कैजुअलिटी नहीं बताई है और पिछले 30 सालों में, जब से ये देश आजाद हुए हैं 91 के बाद, ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है इन दोनों देशों के बीच में। इस झगड़े की शुरुआत के पीछे मेन कारण यह है कि जो फरगना वैली है वो काफी फर्टाइल इलाका है। आपको याद ही होगा हिस्ट्री में भी कि बाबर भी ओरिजिनली फरगना से ही आया था। तो फरगना वैली जो है, यहां पर पॉपुलेशन अच्छी खासी रही है लेकिन नोमैडिक ट्राइब्स रही हैं। तो नोमैडिक ट्राइब क्या करते हैं कि एक जगह पर नहीं रहते थे, एक से दूसरे स्थान माइग्रेट करते रहते थे। तो उन्होंने इस प्रकार से कोई सेटल्ड किंगडम्स या बहुत सेटल्ड बाउंड्रीज को कभी भी डिसाइड नहीं किया। और ये सिल्क रूट का एक बहुत ही वाइटल जंक्शन है, यहां से सिल्क रूट होकर निकलता था और यहीं पर सेंट्रल एशिया में कई सारे इसी के आसपास बड़े बड़े शहर भी बने, जैसे कि समरकंद, बुखारा, मतलब ये सब सिल्क रूट पर आते हैं। तो फरगना वैली वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस सिल्क रूट। तो यहां पर कोई डेफिनेट टेरिटोरियल डेमोग्राफिक्स नहीं है क्योंकि नोमैडिक ट्राइब एक से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते रहते थे जैसे उनको जरूरत होती थी या उनके जानवरों को आवश्यकता होती थी। तो फरगना वैली जो है ये कुशान एम्पायर के समय से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में हमें इसके बारे में जानने को मिलता है। तो आप देखोगे कि हर तरफ पहाड़ है और बीच में ये एक फर्टाइल वैली है ग्रीन कलर की जो यहां नजर आ रही है। इस वैली के अंदर पॉपुलेशन अच्छी है, रिसोर्सेस काफी बढ़िया है। 19वीं सदी में यह इलाका रशियन एम्पायर के अधीन आ जाता है। जारिस्ट रशिया काफी तेजी से एक्सपांड कर रहा था और उसने एशिया में, सेंट्रल एशिया में ये पूरा एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया। रशियन रेवोल्यूशन के बाद जब सोवियत यूनियन की स्थापना होती है तो ये वाले जो सेंट्रल एशियन टेरिटरीज हैं इनको एक प्रकार से स्टेट बना दिया जाता है, यानी कि राज्य की तरह ये काम करते हैं। उज्बेक एसएसआर और किर्गिज एसएसआर बना दिए जाते हैं। उनके बीच में बाउंड्री बनाने की कोशिश करी जाती है लेकिन उस समय से बाउंड्री का डिस्प्यूट चला आ रहा है। लेकिन अब उस समय तो क्या था कि ओवरऑल सब सोवियत यूनियन के अंदर थे, अधीन थे, तो डिस्प्यूट इतना निकलकर बाहर नहीं आता था या कभी लड़ाई वड़ाई नहीं होती थी क्योंकि अल्टीमेटली है तो सोवियत यूनियन की आर्मी। लेकिन हाँ, उस समय भी इनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान तीनों के बीच में। 1928 में ये और प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि किर्गिज और उज्बेक के अलावा ताजिक एसएसआर भी बना दिया गया, यानी कि ताजिकिस्तान वाला जो आज का एरिया है वो भी एक सेपरेट स्टेट के रूप में वहां पे चालू बना दिया गया और इसके कारण बॉर्डर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो आज भी इन तीनों के बीच में ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये मौजूद है। 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद जब ये देश आजाद होते हैं तो इनमें आपस में ये इस एरिया का बॉर्डर डिस्प्यूट बना रहता है। इनफैक्ट आधे से ज्यादा बॉर्डर, ऑलमोस्ट 2/3 बॉर्डर इन देशों का यहां वाले इस एरिया में डिस्प्यूटेड है।
और प्रॉब्लम क्या होती है कि यहां पर कुछ क्रूशियल चेक पोस्ट है, क्योंकि ये देखो पहाड़ी इलाका है, तो मान लो उज्बेकिस्तान अपने किसी बॉर्डर चेक पोस्ट को क्लोज कर देता है तो ताजिक और किर्गिस्तान वाले लोग वहां पर एंटर नहीं कर पाते। इस प्रकार की समस्याएं काफी देखी जाती हैं। तो जब भी बॉर्डर क्लोज कर दिया जाता है तो ये फरगना वैली वाले रीजन के अंदर ट्रेड को काफी नुकसान होता है, और ट्रेड के साथ साथ अब पानी के रिसोर्स को लेकर भी क्लैश होने लग गए हैं। तो अभी जो लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है उसके पीछे रीजन है वाटर। तो देखो यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है इस्फारा नदी। इस्फारा नदी जो है यहां पर आप देख सकते हो किर्गिस्तान है, उसके अलावा ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इन सब के बीच में से होते हुए ये नदी बहती है। इट्स अ ट्रांसनेशनल रिवर। अब इसके पानी को लेकर इनके बीच में डिस्प्यूट है। याद रखिए ये नदी कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है जिसके अंदर गंगा जमुना की धार बह रही है। इसमें पानी काफी कम रहता है, सीमित मात्रा में होता है, तो सभी देशों को पानी अपना स्टोर करना होता है। तो ये इसमें से अपना पानी निकालकर रिजर्वॉयर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इन्हीं रिजर्वॉयर पर अभी ये लेटेस्ट लड़ाई शुरू होती है। ताजिकिस्तान के जो लोग हैं या आर्मी है वो एक गोलवायाना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के ऊपर सीसीटीवी लगा रहे थे ताकि वहां पर सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन करी जा सके। और ऐसे में इन्होंने आरोप लगाया कि किर्गिस्तान के जो लोग हैं या सोल्जर हैं वो आए वहां पर और उन्होंने फायरिंग ओपन कर दी। 2 नागरिक भी इसमें हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उसके बाद इनकी सेनाओं के बीच में भी क्लैश होता है, जिसके बाद 31 सैनिक इनके मारे गए हैं। इस मैप के माध्यम से भी आप डिस्प्यूट को समझ सकते हो। देखो एक तो इनके बॉर्डर्स डिस्प्यूटेड हैं, ऊपर से यहां पर कई सारी एनक्लेव्स हैं। एनक्लेव के अंदर भी प्रॉब्लम होती है कंट्रोल को लेकर, और जो यहां से नदियां बहती है वो एक से दूसरे देश में आ रही है। अब कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान, यहां ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान से होते हुए नदियां बहकर जा रही हैं। तो ऐसे में इन पर किसका कंट्रोल है? इनके बीच में ज्यादा संधियां नहीं है पानी को लेकर, तो कुछ बेसिक एग्रीमेंट्स हैं लेकिन उनको समय समय पर ये लोग वायलेट करते रहते हैं। अब ये लड़ाई 28 अप्रैल को शुरू हुई थी, लेकिन 30 अप्रैल को दोनों देशों की सेनाओं ने एक सीज फायर के लिए एग्री कर लिया है। तो एज ऑफ राइट नाउ जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं 30 तारीख की रात को, तो सीज फायर हो चुका है, लेकिन अभी भी वहां से लोकल न्यूज रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि फायरिंग चल रही है। अब वहां पर इंटरनेशनल मीडिया ज्यादा जाता नहीं है क्योंकि इन देशों के अंदर इंटरनेशनल मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता है, खास करके ताजिकिस्तान के अंदर। तो ऐसे में वहां से बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट्स आना थोड़ा सा अभी मुश्किल हो रहा है। लेकिन सरकारी जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उन्होंने ये बताया, किर्गिस्तान की आर्मी ने खुद ने ये स्टेटमेंट जारी किया है, किर्गिस्तान की सरकार ने, कि 10,000 किर्गिज नागरिकों को हमने बॉर्डर के रीजन से इवैक्यूएट किया है और 31 लोग हमारे मारे गए हैं। ताजिकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि हम शांति के लिए कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि इस एरिया में रशिया का अभी भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है तो इसीलिए रशिया की तरफ से भी यहाँ स्टेटमेंट जारी किया गया कि हम चाहें तो मीडिएशन यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो रशिया का डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ मीडिएशन रहेगा आने वाले दिनों में। तो अभी के लिए सीज फायर हो गया है, लेकिन देखना ये होगा कि कहीं ये छोटी सी झड़प आगे बड़े युद्ध का रूप ना ले ले। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका आंसर है खंजर। तो इस वक्त 8th खंजर हो रहा है, 8वां संस्करण हो रहा है खंजर बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज का। ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में 2011 में शुरू हुई थी और अभी ये एक्सरसाइज किर्गिस्तान में हो रही है। तो एज ऑफ राइट नाउ भारत की कुछ सैन्य टुकड़ियां इस वक्त किर्गिस्तान में मौजूद हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आप pathfinder_UPSC या महिपाल राठौड़ दोनों टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी 2022 या 23 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। यू कैन अवेल प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज। प्लस कोर्स या आइकॉनिक दोनों में ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं व्हाइल यू परचेज दिस सब्सक्रिप्शन। तो आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है। यूज द कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट। 28 अप्रैल से जो बैच शुरू हो रहा है इसमें आप मेरे द्वारा आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स को देख सकते हैं और कल से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी अवेलेबल है। ऑप्शनल प्लस जीएस का कंबाइंड प्लान अगर आप लें तो उसमें आपको प्राइस का काफी बेनिफिट होगा। ये प्राइसेस भी पे नहीं करनी है। यूज द कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट। इन सभी एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेस अवेलेबल हैं unacademy.com पर, वहां पर जाकर आप इनको देख सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज हैं, उनका फायदा उठाइए। इन टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको महिपाल कोड यूज करना होगा और आप इन टेस्ट सीरीज को फ्री में यूज करके अपने प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। रविवार को कॉम्बैट होने वाला है, इसमें हिस्सा लीजिए और स्कॉलरशिप जीतने का मौका पाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।